तो कहानी की शुरुआत लोगों की चिल्लाहट से होती है और हम देखते हैं एक बिल्डिंग जिसके चारों ही तरफ पुलिस अपनी घेराबंदी लगाए हुए थे। वहीं एक पुलिस वाला बोल रहा होता है, हमने तुम्हें चारों ही तरफ से घेर लिया है, अपने हथियारों को नीचे गिरा दो और बंधकों को छोड़ दो। जिस पर उस बिल्डिंग के अंदर से एक बंदा कहता है, अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने पास आने की कोशिश की तो मैं इस बंदे के सर को उड़ा दूंगा। हम देखते हैं पीछे उसने और उसके लोगों ने कई सारे लोगों को पकड़ कर रखा था, जबकि इधर उसकी बातों को सुनने के बाद एक पुलिस वाला कहता है, आखिर वो आदमी कहाँ रह गया, मेरा मतलब हीरो। तो उसके सामने खड़ा पुलिस वाला अपने पीछे देख एकदम से ही शांत हो गया था, जिसके चलते वो पुलिस वाला वापस उससे कहता है, अब तुम्हें क्या हो गया। तो वो बंदा बताता है, अपने पीछे देखो। हम देखते हैं उसके पीछे से एक बंदा आ रहा था जेड नाम का, जिसे देख वो पुलिस वाला कहता है, तो तुम यहाँ पर हो। तो वो बंदा आगे जाते हुए कहता है, तुम्हें इतना हैरान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, इसीलिए एक्स्ट्रा जितने भी लोग हैं अब यहाँ से जा सकते हो। इतना बोलकर वो एकदम से ही अपनी जगह से गायब होता है और उस किडनैपर के कुछ सोचने से पहले ही उसके पास पहुंच चुका था, जिसे देख वो किडनैपर हैरानी में डरते हुए कहता है, आगे बढ़ने की हिम्मत भी मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं इसे मार डालूंगा। जिस पर वो हीरो कहता है, क्या आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। वो किडनैपर जो कि सुन जब नीचे देखता है तो वो हॉस्टेज ऑलरेडी मर चुका था, उसकी आधी बॉडी काट कर दूर फेंका चुकी थी और वो हीरो बोल रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुमने एक निर्दोष हॉस्टेज को मार दिया, तुम तो सच में कचरे हो। जो सुन वो किडनैपर तुरंत ही अपनी बंदूक को उसके सामने करते हुए कहता है, अपनी ये बकवास करना बंद करो, मैंने इसे नहीं मारा है। इतना बोलते हुए वो गोली चला पाता उससे पहले ही हीरो तुरंत ही आगे बढ़ता है और उसके हाथों को पकड़ बंदूक को बाकी के हॉस्टेज की ओर करते हुए कहता है, मैंने कहा ना तुम ही थे जिसने कि उन्हें मारा और अब तुम इन मासूम लोगों को भी मारने वाले हो। इसी के साथ वो सभी पर बेरहमी से गोली चला देता है। बाद में वह उस बंदे को भी खत्म करते हुए बाकी के बचे किडनैपरों से कहता है, चलो अब तुम लोगों की बारी, न्याय करने का समय आ चुका है। इसी के साथ वो अपनी पावर अप करता है और एक झटके में ही उन लोगों को खत्म कर देता है और रह जाती है तो वहाँ पर केवल चिल्लाहट। दूसरी तरफ हम किसी बिल्डिंग पर एक लड़की को देखते हैं जो कि उसी हीरो को दूर से देखते हुए बोल रही थी, क्या यही वो आदमी है। तो उसके पीछे वाला बंदा बताता है, हाँ, उसके मौत के साथ ही तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। जो सुनता हुआ वो लड़की कहती है, मैं काफी समय से आपकी मदद ले रही हूँ और कुछ समय से आपकी मदद की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, मतलब कि वो अकेले जाना चाहते थे। जिस पर वो बंदा कहता है, ठीक है फिर मुझे दिखाओ आखिर तुम क्या कर सकती हो। हम देखते हैं वो लड़की उस आदमी के ऑर्डर को पाते ही तुरंत ही उस बिल्डिंग से छलांग मारते हुए अपने मन में सोचती है, हीरो हमेशा एक नियम का पालन करते हैं जिसमें अगर उसे एक तरफ 10 लोगों को बचानी पड़े और दूसरी तरफ केवल एक लोग को बचानी पड़े तो वो बारी बारी दोनों ही तरफ के लोगों को बचाएगा और यही नियम है। लेकिन एक दिन यह नियम पूरी तरह से बिखर गया और बदलकर सेक्रीफाइस बन गया, जहाँ 10 लोगों को बचाने के लिए एक लोगों का बलिदान देना जरूरी बन गया। और फिर भी हीरोज को किसी भी परिणाम का सामना नहीं करना पड़ा। किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि मिशन के बीच हुई मौत दुर्घटना थी या फिर केवल मजे के लिए ये काम किया गया था। और यही चीज उन्हें विलेन बनाती है जो हीरो के मुखौटे को पहनकर पूरे शहर में घूम रहे हैं। इसीलिए अब सवाल है, जब हीरोज ही विलेन बन चुके हैं तो अब उन हीरोज को कौन साफ करेगा। अगर कोई नहीं तो मैं करूंगी। इसी के साथ हम देखते हैं अगले सीन में अब रात हो चुकी थी और पूरे ही शहर में चकाचौंध फैल चुका था। वहीं एक बार के सामने हम हीरो जेड को देखते हैं जो कि उस मिशन को पूरा करने के बाद अपनी लड़कियों के साथ मजे करते हुए जैसे ही उस बार के अंदर जाता है तो हम उसके पीछे इस लड़की को भी देखते हैं जो कि उसी बार के सामने पहुंच चुकी थी। और जब वह भी उस बार के अंदर जाने की कोशिश करने लगती है तो गार्ड उसे गेट पर ही रोक देता है, जिसके चलते वो एकदम से ही उस पर अटैक करती है और उसे एक ही बार में ढेर कर देती है। बाद में जब दूसरा गार्ड उस पर अटैक करने के लिए आता है तो उसे भी एक खतरनाक पंच के साथ एक ही बार में ढेर कर देती है। हम देखते हैं उसके अटैक इतने पावरफुल थे कि जमीन तक टूट चुकी थी। उसके बाद वो सीधे उस बार के अंदर जाती है जहाँ पर कि हीरो जेड प्राइवेट में बैठा हुआ खुद के पास वाली लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपने ही तारीफों की पुल बांध रहा होता है। लेकिन तभी उसके पीछे वही लड़की पहुंच जाती है, जिसकी आहट को महसूस करता हुआ हीरो जेड कहता है, तुम्हें पता है ना मैं अभी मजा करना शुरू
शुरू ही किया था। इतना बोलते हुए वो एकदम से ही उस लड़की पर अटैक करता है, जिसको देखता हुआ बाकी की लड़कियां घबराते हुए चिल्लाते हुए तुरंत ही वहां से भागती है। जिस पर कि हीरो जेड उस लड़की से कहता है, कुतिया कहीं कि तूने उन्हें भगा दिया, आखिर तू है कौन? तो वो बंदी बिना उसके सवाल के जवाब दिए कहती है, हीरो जेड तुम उतने भी फास्ट नहीं हो जितना वे कहते हैं। तो जेड वो पहले तो हैरान होता है उसकी बातों को सुन, बाद में जब वो अपने हाथों की ओर देखता है तो उसके पता लगने से पहले ही उस लड़की ने उसके हाथों में कई सारे कांटों वाले चम्मच घुसा दिए थे, जिसके चलते वो कहता है, तुम छोटी कमीनी कहेंगे, क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है या फिर तुम किसी विलेन एसोसिएशन से आती हो? चलो छोड़ो, तुम जो भी हो, आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारे मांस को भूखे कुत्तों के सामने फेंकूंगा। उसके इतना बोलते ही हम उस लड़की के पास्ट को देखते हैं, जहां पर कि वो किसी के लाश के सामने पूरी तरह बेबस बैठी हुई थी। तभी उसके पास वही व्हील चेयर वाला पर्सन आता है, जिसकी तरफ जब वह लड़की देखती है तो वो बंदा कहता है, क्या तुम बदला लेना चाहती हो? तो वो लड़की पूछती है, क्या ऐसा हो सकता है? तो वो बंदा बताता है, हाँ हो तो सकता है, पर क्या तुम उन हीरोज में से उस हीरोज को ढूंढ सकती हो जिसने तुम्हारी बहन को मारा? जिस पर वो बंदी बताती है, मैं उन सभी को एक एक करके मार डालूंगे। जो सुनता हुआ वो बंदा कुछ भी नहीं बोलता। इसी के साथ वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर कि वो लड़की हीरो जेड को देखते हुए सोच रही थी, अंततः तुम अकेले ही बचे हो। इसी के साथ वो तुरंत ही उस पर अटैक करने के लिए आगे जाती है और अपनी डैगर के साथ जैसे ही उस पर हमला करती है तो हीरो जेड उसे बड़े ही आसानी के साथ डॉज करते हुए उसकी चाकू को वहीं पर तोड़ते हुए कहता है, क्या यह किसी तरह का खिलौना है? इतना बोलकर वो उस पर जब पंच करने की कोशिश करता है तो वो लड़की तुरंत ही पीछे हटती है और उसके अटैक को अवॉइड करता है। लेकिन हीरो जेड बिना उसे एक और मौका दिए फिर से उस पर अटैक करता है, जिससे कि जब वो लड़की अपने हाथों से रोकती है तो वो थोड़ी देर के लिए स्लो पड़ चुकी थी, जिसका फायदा उठाकर हीरो जेड सीधे उसके मुंह पर मारता है, जिससे कि वो लड़की हवा में उड़ते हुए पीछे दीवार के साथ टकराती है। वहीं हीरो जेड कहता है, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही था? इतना बोलकर वो कई सारे कांच के टुकड़े को उस पर फेंकता है, जिससे कि वो लड़के अपने सामने टेबल को लाते हुए बचती है। बाद में वो अपने पीछे किसी चीज की ओर देखती है। वहीं हीरो जेड अभी भी उस पर लगातार अटैक किया जा रहा था, जिसके चलते वो लड़के ऑक्सीजन सिलेंडर को उठाती है और बचने के लिए जब हीरो जेड के ऊपर अटैक करता है तो हीरो जेड उसे अपने पावर के साथ वहीं पर ब्लास्ट कर देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसकी वजह से उस पूरे जगह पर धुआं धुआं फैल चुका था और सामने कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। दूसरी तरफ वो लड़की जो कि धुएं में गायब थी, वो एकदम से ही बाहर निकलती है और उसके फेस पर काफी ही खतरनाक अटैक को करती है। उसके बाद वो फिर से जब धुएं में गायब होने की कोशिश करने लगती है तो हीरो जेड एकदम से ही उसके बगल में आते हुए कहता है, तुमने क्या सोचा था इस तरह तुम मुझे हरा सकोगे? उसे इस तरह अचानक देख वो लड़की पहले तो हैरान होती है, बाद में वो रुकते हुए एकदम से ही जब उस पर अटैक करने की कोशिश करती है तो वो बंदा उसके अटैक से बचते हुए भयंकर तरीके से उसके फेस पर मारता है, जिसके चलते उस लड़की की हालत काफी ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो सीधे जमीन पर जाकर गिरती है। वहीं हीरो जेड उसके पास आकर कहता है, क्या तुम्हें सही में लगा था कि तुम पहली विलेन हो जो कि मुझे चुनौती देने आया है? नहीं, ना तो तुम पहली हो और न ही आखिरी। तुम्हारे जैसे जितने भी विलेन मेरे पास आएंगे मैं उन सभी का खात्मा इसी तरह कर दूंगा। इतना बोलकर वो उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारता है और आगे मारते ही जा रहा था, लेकिन तभी उसे अचानक से ही कुछ महसूस होता है और वो रुक चुका था, क्योंकि अचानक ही वो खुद को किसी अलग ही जगह पर पाता है, जहाँ पर कि वो मुजरिम की तरह बंधा हुआ एलिमिनेट होने के लिए तैयार था। मतलब कि वो मानो किसी इल्यूजन टाइप दुनिया में चला गया होता है। दूसरी तरफ वो लड़की उसे इल्यूजन में डाला हुआ गौर से देख ही रही थी। तभी हीरो जेड अपने इल्यूजन से एकदम से ही बाहर आकर उस लड़की से दूर होते हुए सोचता है, भैंस की टांग, ये अभी अभी हुआ क्या था? जिसे देख वो लड़के खड़ा होते हुए कहती है, इतनी बुरी तरह से पीटे जाने के बाद अब मुझे समझ आ रहा है तुम वाकई में ताकतवर हो। इसी के साथ वो अपनी पावर को चार्ज करती है और सीधे हीरो जेड की तरफ बढ़ चुका था, जो कि अभी भी हताश सोच रहा होता है, नहीं नहीं मुझे इससे बाहर निकलना होगा। और अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि उस बंदी के अटैक ने उसके गले को फाड़ दिया होता है, उसके हल्का सा भी पता लगने से पहले ही। और जब बाद में उसे एहसास होता है तो वह दर्द के मारे भयंकर तरीके से चिल्लाता है, जिसे कि वो लड़की देख ही रही थी। तभी वो बंदा कहता है, तुम कुतिया कहेंगे, क्या तुम मेरे साथ खेल रही हो? तो वो बंदी बताती है, क्यों, क्या मुझे इसकी अनुमति नहीं है? तो वो बंदा उस पर अटैक करने के लिए जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। और चूंकि उस बंदी के पहले अटैक से वो काफी कमजोर पड़ चुका होता है तो वो लड़की बड़ी आसानी के साथ आगे बढ़ती है
और उससे फिर से एक खतरनाक अटैक देती है जो कि उस बंदे को पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया था। यही कारण था कि अब उसकी आंखें भी बंद हो रही थी, बस उसे उस लड़की की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिर तुम्हारी रैंकिंग क्या है? मुझे पता चला था तुम सबसे स्ट्रांग हो सभी हीरोज में, और अब जब मैं तुम्हें देख रही हूँ तो मैं काफी निराश हूँ। जो सुनता हुआ हीरो जेड अपने मन में सोचता है, मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं ग्रेट हीरो जेड इसी तरह मरने जा रहा हूँ? हम देखते हैं वो एक बार दोबारा उस लड़की के इल्यूजन में चला गया होता है, जहाँ पर कि उसके द्वारा मारे गए सारे ही लोग उसे चारों ही तरफ से घेरे हुए थे, जिस वजह से वो तुरंत ही उनसे पीछा छुड़ाकर भागते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये सारी चीजें मजाक है, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, मेरे पास अभी भी एक मौका है, मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। ये सब बोलता हुआ वो अपने सामने दिख रहे लाइट को पकड़ने ही वाला था और उसे ऐसा लग ही रहा था कि वो अब बच चुका है। तभी हम बाहर देखते हैं वो लड़की उसके सर को पकड़ बोलती है, पागल कुत्ता हीरो जेड, मैं आशा करती हूँ कि अगले जीवन में तुम एक अच्छे इंसान बनकर वापस आओगे। इतना बोलते हुए वो सीधे उसके सर को पकड़ता हुआ जमीन के अंदर धसा देती है, जिससे कि हीरो जेड की जान वहीं पर निकल चुकी थी और वो यहीं पर मारा गया था। जिसे कि वो लड़की देख ही रही थी, तभी उसके पीछे से व्हील चेयर वाला पर्सन आते हुए कहता है, अब यहाँ से तुम्हारा पीछे मुड़ना वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके बाद सारे ही हीरोज तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और वो इस हीरो जेड से भी ज्यादा पावरफुल होंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो वो बंदी बताती है, मैं उनका इंतजार करूंगी। एक हीरो किलर के रूप में जो भी मेरे सामने आएगा मैं उन्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगी, चाहे फिर वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। अगला सीन थोड़े समय बाद की होती है, जहाँ पर के हीरो जेड के मरे हुए जगह पर काफी सारे लोग आ चुके थे सिचुएशन की जांच करने के लिए। वहीं दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है उन्होंने हीरो जेड के सक्सेसर को चुन भी लिया है। तो दूसरा बंदा वो कहता है, हाँ मैंने सुना है यहाँ पर चीजें काफी तेजी से चलती है। पहला बंदा जो कि सुन कहता है, सही कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार हमें एक नॉर्मल हीरो मिले, और शायद ऐसा नहीं था क्योंकि हम उसके बोलते ही देख पाते हैं। उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर एक कुत्ते की तरह सूंघता हुआ आदमी आता है, जो कि नहीं 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 बोलता हुआ सीधे जेड के लाश के पास जाते हुए कहता है, जेड आखिरकार तुम्हारे साथ ये किया किसने? इतना बोलकर जब वो अपने कान को उसके मुंह के पास ले जाता है तो पता नहीं वो लाश उससे क्या कहती है, जिसके चलते वो बड़े ही हैरानी में कहता है, क्या तुम सीरियस हो? इतना बोलकर वो उसके लाश को उसके बालों से पकड़कर उठाते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बदले को जरूर लूंगा। इतना बोलते हुए वो उसकी लाशों को नीचे फेंकता है और फिर जब उस पर लगे हुए बुलेट को चाटता है तो उसे अचानक ही भयंकर तरीके से एक झटका महसूस होता है, और अब तक जो कुछ भी हुआ था हीरो जेड के साथ वो सारी चीजें धीरे धीरे साफ साफ रूप से उसे दिखना शुरू हो जाता है। जहाँ पर कि वो उसी लड़की को देखता है जिसने कि हीरो जेड को मारा था, जिस वजह से वह भयंकर तरीके से हंसते हुए कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हमें पता चलता है इस बंदे का नाम कियोस है। इसी के साथ अगला सीन एक हफ्ते बाद की होती है, जहां पर कि हम अपने मेन प्रोटैगनिस्ट इस लड़की को देखते हैं जो कि डेली की तरह अपने एक्सरसाइज को कर रही होती है, और उसके बगल में ही टीवी चल रहा था। पर एक हफ्ता हो जाने के बावजूद भी, ग्रेट हीरो जेड के मारे जाने के बावजूद भी उसके बारे में न्यूज में एक खबर भी नहीं आई होती है, जिस वजह से वो अपने मन में सोचती है अधिकांश हीरो क्लैन के मेंबर होते हैं और उनसे मिली हर एक ऑर्डर को हर एक हीरो मानता है, क्योंकि बहुत समय पहले जब उन्होंने वार में विलेंस को हराया था तब उन्होंने धीरे धीरे सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगे, और जब सैकड़ों साल बीत गए तो पूरी दुनिया पूरी तरह उसके अंगूठों पर आ गए। हालांकि हीरो जेड के मारे जाने के एक हफ्ता हो जाने के बावजूद भी अभी भी उसके मौत का एक भी खबर न्यूज में नहीं आई है। ऐसा लग रहा है मानो कभी कुछ हुआ ही नहीं। क्या वे खुद को कमजोर दिखाने से डरते हैं, या वो उनके लिए केवल एक्सपेंडेबल था, बिल्कुल ही मेरी बहन की तरह। खैर जो कुछ भी हो, एक बार जब मैं उनके एक एक करके सारे अंक काटना शुरू कर दूंगी तो वे मुझे ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं उसके दीवार पर कई सारे हीरोज के फोटो लगे हुए थे, जिसको कि उसने शायद मार दिया है या फिर अभी भी कुछ बाकी है, हमें क्लियरली दिखाई नहीं देते। हम बस थोड़े समय बाद शहर के एक दूसरे कोने में एक छोटे से बिल्डिंग को देखते हैं, जहाँ पर वो लड़की जाती है तो उसे देख एक बूढ़ा आदमी काफी ही ज्यादा हैरान होता है, और वो लड़की उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम करने के लिए जाने लगती है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, आज तुम बहुत ही जल्दी आ गए। जो सुन वो बताती है, हाँ, और ऐसा लगता है कि आज हमारे पास कोई भी ग्राहक नहीं है, गलत मत समझिए, मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही हूँ। तो वो बूढ़ा पर्सन कहता है, चलो भी।
वहाँ पर देखो एक ग्राहक बैठा हुआ है। वो बंदी जिस पर कहती है क्या सच में? तो वो बताता है हाँ, पर वो काफी ज्यादा डरावना है, इसीलिए क्या तुम उसे संभाल लोगे? वो बताती है हाँ मैं देख लूंगी। तो वो बूढ़ा पर्सन वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है, तो मैं इन्वेंटरी को चेक करने जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा था, तभी हम उस ग्राहक को देखते हैं जो कि कोई और नहीं वही बंदा कियोस्क था। वो उस बंदी की तरह एक क्रीपी स्माइल के साथ देखता है, जिसको कि वो बंदी भी गौर से देख ही रही थी। तभी वो बंदा अपने बंदूक को उस बुरे आदमी की ओर कर देता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए पूरी साइकोलॉग में हंसने लगता है, जिसको देख ये बंदी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और तुरंत ही अपनी जगह से गायब होकर उस बंदे के पास पहुंचकर उसे गोली चलाने से रोक देती है। और जैसे ही उसे मारने वाली थे तभी वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें हेलो कहने के लिए आया था और तुम तो मेरी जान लेने के लिए तुली हुई हो। वैसे अब जब मैं तुम्हें अपने सामने से देख रहा हूँ तो तुम काफी क्यूट हो। तो वो बंदी कहती है क्या तुम्हें हीरो क्लैन ने भेजा है? जिस पर वो बंदा उसकी ओर देखते हुए सोचता है वो शांत के साथ साथ बहुत ही ज्यादा तेज है, या वो सच में जेड की पावर को यूज कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं उसकी पावर दूसरे के पावर को चुराना है? ये सब सोचने के बाद वो उस बंदी से कहता है पहले तुम ऐसा क्यों नहीं कर दी, इस चीज को मुझसे दूर करो। मैं कल तुम्हें इस जगह पर मिलूंगा और ध्यान रखना किसी और को अपने साथ मत लाना, केवल तुम और मैं। इतना बोलकर वो वहाँ से जैसे ही जाता है तभी वहाँ पर बूढ़ा आदमी आते हुए कहता है आखिर क्या हुआ? वो बंदी बताती है कुछ भी नहीं। अगले दिन हम देखते हैं जिस पते को कियोस्क ने उस बंदी को दिया था वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, जिस वजह से वो पूरी ही जगह वीरान होती है। पर फिर भी इस चीज का परवाह न करते हुए हमारे हीरोइन जब कुछ दूर और आगे जाती है तो उसे अचानक ही अपने बगल में कुछ महसूस होता है। वो किसी के निशाने पर थी, जिस वजह से वो एकदम से ही उस शूटर की ओर देखती है तो वो कोई और नहीं कियोस्क था, जो कि उसकी इतनी शार्पनेस को देख कहता है ये इतना बुरा भी नहीं है। इतना बोलते हुए वो सीधे अपनी गोली को उस बंदी पर चला दिया होता है, जिससे कि वो बेहद ही ज्यादा स्पीड के साथ बचती है। और फिर इससे पहले कि कियोस्क दोबारा गोली चलाए उससे पहले ही वो एक कार के शीशे को तोड़ती है और एक सेफ जगह पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ से कि वो जैसे ही कियोस्क के एग्जैक्ट लोकेशन को पता लगाने की कोशिश करने लगती है तो कियोस्क गोली को चलाते हुए उसके शीशे को ही तोड़ देता है। और अब तक उस बंदी ने उसके एग्जैक्ट लोकेशन को तो पता लगा ही लिया था। वो उससे लगभग 2000 यार्ड की दूरी पर होता है, इसीलिए वो अपने पास से किसी कंची टाइप चीज को बाहर निकालती है और फिर उसे गुलेल में डालकर काफी ज्यादा जोरों से हिलाने के बाद जैसे ही उस बंदे की ओर हिट करता है तो हम देख पाते हैं उसकी पावर इतनी भयंकर थी कि उस पूरे ही बिल्डिंग को ही तबाह कर दिया होता है। वहीं कियोस्क उससे बाल बाल बचने के बाद सोचता है इतनी भयंकर पावर वो वाकई में मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ हम इस बंदे को देखते हैं जो कि जेड की पावर को पावर अप करते हुए उस बंदे कियोस्क के पास जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार होती है, जिसे देखता हुआ कियोस्क कहता है अब मैं इसे हल्का सा भी मिस नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो उसे फिर से अपने निशाने पर लेकर जैसे ही गोली चलाने वाला था तभी वो देखता है हमारे हीरोइन उसके सामने से गायब हो चुकी थी, जिस वजह से वो अपने निशाने पर उसे लेने के लिए ढूंढ ही रहा था। तभी उसे धमधम की आवाज आने लगती है, यानी कि हमारी हीरोइन उसके पीछे सीढ़ियों से आ रही होती है। यही कारण था कि वो क्रीपी स्माइल के साथ कहता है क्या वाकई में? हम देखते हैं उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है और एक पल के अंदर ही वो उस बंदे कियोस्क के पास पहुंच चुके थे, जिसे देख वो बंदा कियोस्क अपने स्नाइपर को साइड में रखता है और अपने पास से एक मिनी गन को लेकर जैसे ही उस पर चलाने वाला था उसी समय हमारी हीरोइन आगे बढ़ती है और उसे खुद पर गोली चलाने से रोक देती है। और वो बंदा भी कमजोर नहीं था, वो फिर से संभलता है और एक बार दोबारा जब उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है तो वो फिर से उसकी बंदूक को रिफ्लेक्ट कर देती है। उसकी इतनी रफ्तार को देख कियोस्क तुरंत ही अपने पास से पिस्टल को निकालता है और दोनों ही बंदूकों के साथ जब उस पर गोली चलाने की कोशिश करने लगता है तो हमारी हीरोइन उसकी पिस्टल को पकड़ती है और अपने सर के साथ उसके सर से भयंकर तरीके से टकराती है, जिसके चलते कियोस्क हड़बड़ाते हुए काफी पीछे तक गया होता है। वहीं हमारी हीरोइन अपने डैगर को बाहर निकालते हुए उसे साफ करने के बाद जैसे ही उसे मारने के लिए आगे जाने लगती है तो वो बंदा हंसते हुए कहता है तुम्हारा हेलो कहने का तरीका काफी ही ज्यादा यूनिक है। जो सुनता हुआ हमारी हीरोइन कहती है अब नर्क में जा कमीने। इतना बोलकर वो उसे मारने ही वाले थे तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे वाले पिलर के साथ कुछ तो होना शुरू हो चुका था, जिसे कि हमारी हीरोइन भी जब तक समझ पाती उससे पहले ही उस पिलर से दो हाथ बाहर निकलती है, जो कि किसी दूसरे हीरो का होता है।
वो पूरी तरह से बाहर निकलने के बाद कियोस्क की जगह वो खुद आ जाता है उसके डैगर के सामने। एक कारण था कि हमारी हीरोइन उसे काफी ज्यादा खतरनाक किक को देती है और हम देखते हैं उस बंदे वाइपर को कुछ भी नहीं हुआ होता है, जिसे देखता हुआ हमारी हीरोइन कहती है, क्या तुमने नहीं कहा था यहाँ पर सिर्फ हम और तुम होंगे? तो वो बंदा कियोस्क कहता है, क्या सही में मैंने ऐसा कुछ कहा था? खैर छोड़ो, तुम भी तो जेट के पावर का इस्तेमाल कर रही हो तो हाँ ये फेयर है, लेकिन एक बात मुझे तुम बताओ, अब तुम जेट के पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अब उसकी पावर का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते? हाँ यही कारण है, तुम फिलहाल के लिए अभी कूल डाउन पर चली गई हो, इसीलिए ध्यान रखना वाइपर भी मेरी ही तरह लड़ता है, बस अलग तरीके से। अगर तुम्हारे पास कुछ और दिखाने के लिए नहीं होगा तो तुम यहीं पर मारी जा सकती हो। हम देखते हैं वाइपर ने उसे काफी ज्यादा भयंकर तरीके से एक पंच दिया होता है। हालांकि वो उससे बच सकती थी, लेकिन जेट के पावर के लिमिटेशन होने के कारण वो फिलहाल के लिए स्पीड वाली पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती है। पर ये कोई बड़ी बात नहीं होती है उसके लिए, क्योंकि भले ही वो जेट के स्पीड वाली पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, पर चूंकि वो वाइपर के संपर्क में आ चुकी थी तो वो उसके मैटर के आर पार जाने वाली पावर को कॉपी कर लिया था, जिसके इस्तेमाल से वो अपने नीचे वाली फ्लोर को पानी की तरह बनाता हुआ उसके आर पार चली जाती है। क्योंकि अभी के लिए उन दोनों के साथ एक साथ निपटना उसके लिए सही नहीं था, इसीलिए वहां से भागना ही वो सबसे अच्छा समझती है। दूसरी तरफ ये दोनों हैरानी में उसे पीछे से देखते हुए सोचते हैं या वो किसी के संपर्क में आकर ही उसकी पावर को चुरा सकती है। आगे वाइपर कहता है, यदि हमें उसे पकड़ना है तो यहाँ पर खड़े रहकर समय बर्बाद करने का कोई भी फायदा नहीं है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। पर रुको, क्या यही कारण था कि तुमने क्लैन को बिना बताए मुझे यहाँ पर अकेले में बुलाया? तो कियोस्क कहता है, हाँ सही कहा, लेकिन अब मुझे इसके बारे में बहुत बुरा महसूस हो रहा है। जिस पर वाइपर पूछता है, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? वो बताता है, नहीं कुछ भी नहीं, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें बुलाया, चलो अब शिकार को करते हैं। दूसरी तरफ हम अपनी हीरोइन को देखते हैं जो कि किसी जगह पर छिपी हुई सोच रही होती है, मैं कितनी भोली थी जो ये सोचा कि वो बैकअप को नहीं बुलाएगा। वो आदमी न केवल स्ट्रांग है बल्कि उसकी पावर का भी मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये बहुत बुरा हो जाएगा अगर वो दोनों मुझ पर एक साथ अटैक करते हैं, मुझे सबसे पहले कियोस्क को मारना होगा। ये सब बोलता हुआ वो बिल्डिंग के ऊपर से उन लोगों को छुप कर देख ही रही थी, तभी कियोस्क को अचानक ही उसकी आहट महसूस होती है और फिर वो तुरंत ही उसकी ओर भागता है। लेकिन जब वह उस जगह पर पहुंचता है तो उसे केवल ग्लास टूटा हुआ मिलता है और दूसरे ही पल हम देखते हैं उसके बगल वाले पिलर के साथ कुछ होना शुरू हो चुका था, जहां से हमारी हीरोइन जब निकलकर भागने लगती है तो वो बंदा कियोस्क को आवाज लगाता है। वहीं हम कियोस्क को देखते हैं, वो तो भाई साहब पूरे एक्साइटेड में होता है। वो लगातार कई सारी गोलियों को हमारी हीरोइन पर चलाता है, लेकिन उसके सभी गोलियों को हमारी हीरोइन अपनी डैगर के साथ रिफ्लेक्ट कर देती है। बाद में अपनी डैगर को सीधे उसकी ओर फेंकती है, जो कि कियोस्क के डायरेक्ट सीने में जाकर लगा था। यही कारण था कि वो जैसे ही थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसी बीच हमारी हीरोइन उसके पास पहुंचकर उसके गले पर अपनी डैगर से अटैक करती है और कियोस्क किसी तरह उसके अटैक से बच गया होता है, जिसे देख हमारी हीरोइन वो सोचती है, नहीं ये दूरी काफी नहीं है, मुझे और उसके पास जाना होगा। इतना बोलकर वो जैसे ही दोबारा अटैक करने वाली थी तभी उसके पीछे से वाइपर आता है और डायरेक्ट हिट उसके फेस पर देता है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरी होती है। बाद में वह किसी तरह खुद को संभालते हुए उन लोगों की ओर देख ही रही थी, तभी वाइपर उसके पीछे से बाहर निकलते हुए उसके गले को दबाते हुए कहता है, अब सारी चीजें खत्म हुई। हम देखते हैं हमारी हीरोइन वो लगभग अपनी मौत के कगार पर पहुंच गई होती है। वहीं दूसरी तरफ हम किसी और पर्सन को देखते हैं जो कि उन तीनों को देखते हुए बोल रही थी, मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ, क्या मुझे उसे सचमुच में बचाना चाहिए, चाहे फिर भले ही इसका मतलब हीरो क्लैन से टकराना हो। तो उसके पीछे खड़ा कोई दूसरा पर्सन कहता है, संख्या में ताकत होती है, इसीलिए हमारे लिए वो लड़की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतने में ही हम अपनी हीरोइन को देखते हैं जो कि खुद को बचाने के लिए वाइपर की आंखों को फोड़ दिया था, जिसके दर्द में वाइपर जैसे ही चिल्लाता है तो वो उसकी पकड़ वो छूट जाती है और हमारी हीरोइन वो फ्री हो चुकी थी। बाद में वो बड़े ही खतरनाक किक के साथ जब वाइपर पर अटैक करने की कोशिश करती है तो वाइपर इस हालत में भी उसके अटैक से बच जाता है और जैसे ही अपने पावर का इस्तेमाल करता है वैसे ही हम देख पाते हैं उसके पेट से अचानक ही एक गोली बाहर निकलती है, जो कि डायरेक्ट ही हमारी हीरोइन को हिट करने वाली थी, लेकिन वो बच जाती है, लेकिन हल्का सा तो इम्पैक्ट उसे जरूर पड़ा होता है। वहीं हम देखते हैं ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं कियोस्क था,
जो कि हमारी हीरोइन की इतनी बुरी हालत पर क्रीपी स्माइल को देते हुए उससे खुद को दूरी बनाता है। दूसरी तरफ हमारे हीरोइन की गोली खाने के बाद हालत काफी बुरी हो चुकी होती है और वो भी जब पीछे हटते हुए उन लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करने लगती है तो कियोस दीवार के पीछे से एक ग्रेनेड को बाहर निकालता है वाइपर और उसके बीच फेंक देता है, जो कि गिरते ही भयंकर तरीके से ब्लास्ट करता है, जिससे कि हमारी हीरोइन संभलने की कोशिश कर ही रही थी तभी उसके पास वाइपर आता है और उसे जबरदस्त तरीके से एक किक को देता है, जिसे खाते ही वो बहुत ही दूर जाकर गिरती है और अब उसके अंदर हल्का सा भी जान नहीं बचा था। उसकी ऐसी हालत को देख बिल्डिंग पर बैठा हुआ बंदे आपस में बात करते हुए कहते हैं, मैं देख सकता हूँ कि जेड की मौत उसके हाथों कैसे हुई थी, वो काफी ज्यादा खतरनाक है और यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, तो इससे पहले कि और भी ज्यादा लेट हो हमें उसे बचाना होगा। हम देखते हैं वाइपर हमारी हीरोइन को मारने ही वाला था तभी उसे अचानक है अपने पीछे कुछ महसूस होता है, जिसके चलते वो जैसे ही अपने पीछे देखता है उसी समय हम देख पाते हैं उसके सर के चीथड़े उड़ चुके थे, जहां वो बोलता ही रह गया कि आखिरकार ये किस तरह का बकवास है। वहीं हम अपनी हीरोइन को देखते हैं इतनी बुरी हालत होने के कारण अब वो पूरी तरह से बेहोश हो गई होती है, जिसे कि ये लड़के बड़े आदमी के पीछे से देखते हुए कहती है, अब हम क्या करें, हम तो विलेन हैं। वहीं उन लोगों को वहां पर इस तरह देख कियोस अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, हे भगवान। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगला सीन थोड़े समय बाद की होती है, जहां पर कि इस बंदे से कोई कह रहा था अब वो ठीक है, उसकी हड्डियां किसी भी दूसरे पावर रखने वाले लोगों की तरह ही मजबूत है। हम देखते हैं उन लोगों ने हमारे हीरोइन को अपने साथ लेकर आ चुके थे, जहां पर कि डॉक्टर उसका इलाज करते हुए आगे बताता है, यहाँ तक कि उसे जो पहले गोली लगी थी वो भी अब ठीक हो चुकी है, इसीलिए सिंक्लेयर ने उसके कपड़े को बदल दिया है। इसीलिए चलो उसे कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देते हैं और आज का दिन यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन आखिरकार मैंने उन्हें रखा कहाँ पर है? मिल गया। इतना बोलते हुए वो जैसे ही अपने पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर ना ही वो पर्सन था और ना ही बेड पर हमारी हीरोइन, जिसे लेकर वो काफी ज्यादा हैरान हो ही रहा था। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से हमारी हीरोइन आते हुए उसके कमर पर चाकू को रख दिया था, जिसे महसूस करता हुआ वह डॉक्टर कहता है, अगर तुम किसी को पीछे से स्टैब करना चाहती हो तो सबसे अच्छा होगा कि चाकू को पहले फ्लैट कर लो, नहीं तो तुम पसलियों से टकरा जाओगी। जो सुनता हुआ हमारी हीरोइन उससे पूछती है, कौन हो तुम और मैं कहाँ पर हूँ? वह डॉक्टर बताता है, क्या तुमने कभी नामहीन के बारे में सुना है? तो हमारी हीरोइन कहती है, नामहीन? वह बताता है, हाँ, ये ऐसे लोग हैं जो हीरो क्लैन और विलेन एसोसिएशन के महान युद्ध से बच गए थे। हालांकि हम नामहीन लोगों में से केवल एक ही था जो उस महान युद्ध में लड़ा था, पर खैर मेरा नाम विक्टर है, नामहीन लोगों का डॉक्टर। इसके अलावा क्या तुम्हें मेरे प्रति थोड़ा सा आभारी महसूस नहीं होना चाहिए जिसने कि तुम्हारी जान बचाई? इतना बोलते हुए वो अपने मन में सोचता है, हालांकि सच कहा जाए तो मैंने कुछ खास किया नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमारी हीरोइन उसकी इस तरह की बातों को सुन खामोशी में उसे देख ही रही थी। अभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वहाँ से वही पहले वाली बनी गर्ल आते हुए कहती है, तो तुम जाग चुकी हो, इंजन तुम्हें ढूंढ रहा था, तो चलो सब साथ चलते हैं। जो सुनता हुआ डॉक्टर कहता है, डरो मत, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम जा सकते हो। इसी के साथ जब वे लोग जा रहे होते हैं तो अपने साथ लाए हुए फल को बनी गर्ल इतनी लापरवाही से हमारे हीरोइन को खाते हुए देख कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं है कहीं मैंने इसमें जहर मिला दिया होगा? तो वो बताती है, जहर मुझ पर काम नहीं करते। जिस पर बनी गर्ल बोलती है, ओह तो ऐसी बात है, फिर तुमने एप्पल कोर के साथ क्या किया? वो बताती है, मैंने उसे खा लिया। जिस पर बनी गर्ल पहले तो हैरान होती है, बाद में वो कहती है, तुम काफी मजाक किया हो। इतना बोलकर वो उससे काफी सारी बातें करने लगती है और हमारी हीरोइन उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए खुद को देखते हुए सोचती है, मैंने पावरों को दोबारा यूज करने लायक शक्ति को हासिल कर ली है। ये लोग शायद मुझे अपने साथियों से मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। अगर मुझे भागना है तो अभी समय है, क्योंकि ये डॉक्टर मुझे जरा सा भी लड़ाकू नहीं लगता। मैं इसे एक पल में ही नीचे गिरा सकती हूँ, लेकिन असली प्रॉब्लम ये लड़की है, क्या मैं इसका मुकाबला कर भी पाऊंगी? मुझे अब क्या करना चाहिए? यही सब सोचता हुआ वो बिल्कुल ही खामोश हो चुकी थी। लेकिन तभी एक आवाज आती है, तुम काफी लेट हो। तो बनी गर्ल दरवाजे को खोलते हुए कहती है, हम बस आ ही रहे थे। इतना बोलकर वो दरवाजे को खोलते हुए हमारे हीरोइन से कहती है, नामहीन के ठिकाने पर तुम्हारा स्वागत है। मेरा नाम सिंक्लेयर है, पूरा नाम रेचल सिंक्लेयर, और वहाँ पर जो चिंता में बैठा हुआ आदमी है उसका नाम जॉन है, पूरा नाम जॉन नैश। और ये हैंडसम और खतरनाक आदमी हमारा लीडर इंजन है। उसके इतना बोलते ही हम दूसरी तरफ हीरो क्लैन के 7th ब्रांच को देखते हैं, जहाँ पर कि कोई बोल रहा होता है, तुम बहुत ही बड़े मूर्ख हो जो
वाइपर को इस तरह मरने दिया। तो क्योस कहता है मैं उस समय वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि दुश्मन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। जिस पर उसके साथ वाला बंदा कहता है तुम्हें पता है वाइपर में कितना ज्यादा पोटेंशियल था, इतना कि उसमें हायरअप्स ने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया था, वे तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जिस पर क्योस बोलता है अरे यार तुम ब्रांच मैनेजर के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते। जो सुनता हुआ वो बंदा कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें पता है मैं कभी भी ब्रांच मैनेजर नहीं बनना चाहता था। मैं हमेशा उन दिनों को मिस करता हूँ जब मैं फ्रीली मैदान में खेलता था। पर खैर बताओ मुझे वाइपर की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। जिस पर क्योस कहता है अगर मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया तो तुम बहुत ही ज्यादा हैरान होंगे। वो बंदा जिस पर बोलता है बकवास करना बंद करो और बताओ मुझे। तो क्योस वो हिचकिचाते हुए कहता है एंजन। जिस नाम को सुन उस ब्रांच लीडर को पहले तो याद नहीं आता वो बंदा कौन है, और जब वो अपने दिमाग पर जोर डालकर और भी ज्यादा सोचता है तो उसके होश उड़ चुके थे। यहाँ तक कि वो जिस सिगार को पी रहा था वह भी उसके मुंह से निकल गया होता है। और वो घबराते हुए कहता है क्या तुम स्मेलिंग मैन की बात कर रही हो। क्योस बताता है हाँ सही कहा। ब्रांच मैनेजर जो सुनता हुआ तुरंत ही अपने सर को पकड़ते हुए कहता है धत तेरे के। इसी के साथ वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से क्योस बोलता है अरे रुको अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बंदा बोलता है कमीने कहेंगे तुम मुझे इसके बारे में पहले नहीं बता सकता था, तुम्हें वहाँ खुद से जाने की क्या ही आवश्यकता थी। ये सब बोलता हुआ वो अपने मन में सोचता है अगर स्माइलिंग मैन वापस आ चुका है तो हमें पूरे ब्रांच को हाईलाइट पर डालना होगा और ब्रांच के सभी हीरोज को इकट्ठा करना पड़ेगा। इसी के साथ वापस आते हैं इधर जहाँ पर कि स्मेलिंग मैन एंजन वो बनी गर्ल की बातों को सुनने के बाद कहता है बेकार की बातें करना बंद करो और मुझे बताओ कि सबसे पहले ये कौन करेगा। तो बनी गर्ल वो आगे आते हुए कहती है मैं करूंगी, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। इतना बोलकर वो अपने हथियार को बाहर निकालती है जिसे कि हमारी हीरोइन देख ही रही थी। तभी वो बनी गर्ल अचानक से उस पर काफी ही ज्यादा खतरनाक स्पीड के साथ अटैक कर दिया होता है जिससे कि हमारी हीरोइन वो किसी तरह बचती है तो बनी गर्ल फिर से उस पर अटैक करती है और इस बार भी हमारी हीरोइन बच चुकी थी। बाद में वो उसके हथियार को पकड़ती है और फिर उसे चारों तरफ घुमाते हुए दूर करती है। जिसके बाद वो तुरंत ही उसके पीछे पहुंचकर भयंकर तरीके से एक किक देती है जिसे खाते ही वो लड़की जबरदस्त तरीके से पीछे दीवार की ओर जाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो दीवार के साथ टकराए उससे पहले ही हमारी हीरोइन एक बार फिर से अपने स्पीड को पावर अप करती है और फिर उसके टकराने के स्पीड से भी ज्यादा स्पीड के साथ उसके पास पहुंचकर भयंकर तरीके से उसके सर को दीवार के अंदर धंसा देती है। और फिर जैसे ही उसे दोबारा पंचेस करने वाली थी तभी वो बंदी कहती है तुमने मुझे हरा दिया। जो देख हमारे हीरोइन भी हैरान थी लेकिन ज्यादा वो उस पर ध्यान नहीं देती और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसे उठाती है। जिसे देखता हुआ डॉक्टर अपने मन में कहता है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इतना सोचने के बाद वो कहता है चलो अब इस लफड़े को ही यहीं पर खत्म करते हैं। जो सुनता हुआ हमारे हीरोइन उनसे कहती है तुम लोगों ने मेरी जान क्यों बचाई और तुम नामहीन लोगों का मेरे जान बचाने का पर्पस क्या था, आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो। तो एंजन उसे जवाब देते हुए कहता है हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम हीरो क्लैन को हराना चाहते हैं जिसने कि तुम्हारी सिस्टर को मारा। हमारे हीरोइन जो सुन पहले तो हैरान होती है बाद में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहती है आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। उसके इतना बोलते ही हम पास्ट में देखते हैं कोई एंजन से बोल रहा था काफी समय हो गया तुमसे मिले हुए। तो एंजन जवाब देते हुए कहता है हाँ काफी समय हो गया है सर। हम देखते हैं उसके सामने वही व्हील चेयर वाला पर्सन था जो उसकी बातों को सुनने के बाद कहता है मुझे यकीन है तुम यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्यों ये मरते हुए बूढ़े आदमी ने मुझे बुलाया, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो एंजन वो बोलता है क्या हो अगर मैं कहूँ कि मैं ये नहीं सोच रहा था। तो वह व्हील चेयर वाला बंदा जिस पर कहता है चलो छोड़ो मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी मदद करोगे। जिस पर एंजन वो कहता है तो अंततः आप बाहर निकलने का फैसला कर ही लिया, क्या आपका डॉग वो फुली तैयार है जिसे आप ट्रेन कर रहे थे। व्हीलचेयर वाला पर्सन जो सुन कहता है मैं देख रहा हूँ तुम पहले से भी ज्यादा घमंडी बन चुके हो और खैर क्या तुम अब बात करने के लिए तैयार हो। इतना बोलते हुए वो भयंकर तरीके से अपने पावर को रिलीज करता है जिसे देखता हुआ एंजन वो अपने मन में सोचता है भले ही बाघ के दांत टूट चुके हैं लेकिन अभी भी है तो वो बाघ है। ये सब सोचता हुआ वो उसके सामने बैठते हुए
हुए कहता है, चलिए बताइए आप क्या बोलना चाहते हो। तो वह व्हील चेयर वाला पर्सन उसे बताते हुए कहता है, जहाँ तक उसके नाम की बात है तो तुम उसे हीरो किलर के नाम से बुला सकते हो। वह नेचुरली फाइटर है, इनक्रेडिबल विल पावर के साथ। वह भविष्य में हमारे लिए हमारी सोच से भी ज्यादा मददगार बन सकती है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। अगर वो उन लोगों के खिलाफ गए जो उससे कहीं अधिक पावरफुल है तो वो एक पल में ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो उसकी बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए एंजन कहता है, तो बाघ बच्चे को केयर करने के लिए बोल रहा है। जिस पर वो बंदा कहता है, एंजन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, तुम बस हीरो क्लैन को खत्म करना चाहते हो, जिसका मतलब तुम्हें अभी नहीं तो बाद में उस लड़की का सामना करना ही पड़ेगा। यदि तुम उसका कुछ भी नहीं कर पाए तो भले ही तुम सारे हीरो को खत्म कर दो, पर अंत में तुम्हारा भी खात्मा हो जाएगा। जो सुनता हुआ एंजन वह क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, क्या यही कारण है जो तुम उसे हीरो किलर बुला रहे हो, या वो उसके लेवल तक पहुंच सकती है। तो वह व्हील चेयर वाला पर्सन बताता है, हाँ शायद। एंजन जो कि सुन वहां से जाते हुए कहता है, तब ठीक है, लेकिन इस बीच वो इवेंचुअली टूट जाती है तो मैं इसका रिस्क नहीं लूंगा। वो बंदा जिस पर एकदम से ही शांत होते हुए कहता है, टूट जाना वह भी उसका, मैंने उसे वो सब कुछ सिखाया है जो मैं जानता था, इसीलिए कोशिश करना उसके द्वारा कोई दूसरा ना टूट जाए। उसके इतना बोलते ही वो वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर कि हमारे हीरो है वो अभी भी अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए उन सभी से लड़ने के लिए तैयार थे। जिसे देखता हुआ एंजन कहता है, मेरी बात सुनो हीरो किलर, क्या तुम वास्तव में उस आदमी को खोजना चाहती हो जिसने तुम्हारे परिवार को खत्म किया, या फिर तुम इसी तरह लड़ते हुए मरना चाहती हो। जो सुनता हुआ हमारे हीरो किलर कहती है, तुमने मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दिया है। मैंने तुमसे पहले पूछा था तुम मेरी बहन के बारे में कैसे जानते हो। उसे इतना रूड देख दूसरा बंदा उस पर अटैक करते हुए कहता है, लगता है कि तुम मरना चाहती हो। और हमारी हीरोइन उसके अटैक को अवॉइड करते हुए सोचती है वो काफी तेज है। इतना बोलते हुए वो एकदम से शांत हो चुकी थी, क्योंकि उस बंदे को पीछे से एंजन ने पूरी तरह से रोक दिया था। बाद में उससे कहता है, जॉन मैं उससे बात कर रहा हूँ। उन लोगों को इस तरह देख हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वे खुद को नामहीन कहते हैं, लेकिन इतने सारे मिसफिट के बावजूद भी वे एक टीम कैसे बने रहे। इतने में ही वो बंदा जॉन उससे कहता है, याद रखना अगली बार मैं तुम पर इजी नहीं जाऊंगा। तो उनके बीच डॉक्टर आते हुए कहता है, अरे अरे हम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं, शांत हो जाओ सभी। जिस पर रेचल कहती है, विक्टर तुम ये क्या कर रहे हो, चलो इन लोगों को थोड़ा सा फन कर लेने दो। तो डॉक्टर वो बोलता है, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, हम आपस में नहीं लड़ सकते। वहीं दूसरी तरफ हमारी हीरोइन वो सोच रही होती है, ऐसा लगता है कि वे मेरे सवालों का जवाब नहीं देने वाले। मैं उनकी मेरी जान बचाने के कारण को साफ साफ देख पा रही हूँ। निश्चित रूप से उन्हें किसी काम के लिए मेरी आवश्यकता है। या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी चीज जो उनके ओपोनेंट के पास है पर इनके पास नहीं। आखिर वो क्या हो सकता है, इन्फॉर्मेशन। अगर हाँ तो इसका मतलब नेगोशिएशन का लिमिट है, मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो मेरे सामने कोई भी ऑफर रखे। हो सकता है यहाँ पर पहल करना मेरे लिए सबसे अच्छा हो। ये सब सोचने के बाद वो बोलती है, मुझे लगता है कि मैं जान चुकी हूँ तुम मुझसे क्या चाहते हो। तुम मेरे ताकत के बदले वो सारे जवाब दोगे जो मुझे चाहिए। तो एंजन वो कहता है, तुम काफी तेज हो। जो सुनता हुआ हमारी हीरोइन बोलती है, ठीक है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। अब बताओ मुझे तुम लोग क्या प्लानिंग बना रहे हो। डॉक्टर बताता है, हम उन्हें खत्म करने जा रहे हैं, हीरो क्लैन के 17th ब्रांच को। जिस पर हमारे हीरोइन बोलती है, केवल तुम चारों, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। एंजन बताता है, बिल्कुल भी नहीं, एक बार हम तुम्हें अपने में शामिल कर ले तो हम 5 हो जाएंगे। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगला सीन किसी रेगिस्तान की होती है, जहाँ पर कि कोई बोल रहा था शेड्यूल कैसा है। तो एक लड़की बताती है, हम अगले 2 हफ्तों के लिए पूरी तरह बुक हैं। एक बार जब हम यहाँ के सारे विलेंस को खत्म कर देंगे तो उसके बाद हमें PR शूट के लिए जाना पड़ेगा। जो सुन उसके सामने खड़ी लड़की बोलती है, भयाना। जिस पर वो पहले वाली लड़की बोलती है, माफ करिएगा। तो उसके सामने खड़ी बंदी कहती है, तुम्हें माफी मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वैसे भी हीरो क्लैन का पोस्टर चाइल्ड होना इतना भी आसान नहीं है। इतने में ही वहाँ पर रंबलिंग की आवाज आने लगती है, जिसे सुनता हुआ ये लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। तो वो बंदी कहती है, लगता है कि वे आ रहे हैं। हम देखते हैं दूर रेगिस्तान में भयंकर तरीके से आंधी आई होती है, जो कि तेज रफ्तार से आ रही गाड़ियों की धूल थी। हम देखते हैं एक अजीब सा बंदा अपने मुंह से आग को निकालते हुए बोल रहा होता है, बॉयज उन सभी को जला दो। जो सुनता हुआ एक बंदा काफी ही ज्यादा हैरानी में अपने सामने देखते हुए कहता है, सर ऐसा लगता है कि कोई लड़की हमारे सामने खड़ी है। तो वह पहले वाला बंदा बोलता है,
इससे क्या ही फर्क पड़ता है, कुचल दो उसे। वहीं दूसरी तरफ उन्हें देखते हुए ये लड़की कहती है ये कितना सुंदर सपना है। इतना बोलते हुए वो जैसे ही अपने पावर को समन करता है तो हम देख पाते हैं आसमान से भयंकर तरीके से बादलों को चीरता हुआ कोई चीज नीचे की ओर आता है, जो कि कुछ और नहीं एक बड़ी सी स्वाड थी, जिसे उठाते हुए वो बंदी कहती है क्या कोई रिपोर्टर? तो उसके पीछे खड़ी बंदी कहती है नहीं मैं। तो वो बंदी पूछती है कोई कैमरा? तो वो बंदी बताती है नहीं मैं। वो बंदी जो सुन अपने शॉट को घुमाते हुए कहती है इसका मतलब अब मुझे खुद को होल्ड बैक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ वो जैसे ही अपने शॉट से अटैक करती है तो हम देख पाते हैं एक बहुत ही बड़ी भयंकर तरीके से खतरनाक वेव उन गाड़ियों की तरफ जाता है और एक ही बार में उन सभी का खात्मा यहीं पर कर देता है, जिसकी चमक इतनी तेज थी कि मानो वहां पर सूरज उग रहा हो। कुछ समय बाद जब सारी चीजें शांत होती है और आसमान साफ होता है तो वो लड़की अपने सामने देखते हुए कहती है अब चूंकि सारी चीजें शांत हो चुकी है तो चलो वापस 17th डिवीजन में वापस चलते हैं, मुझे इन सब के बाद ड्रिंक करनी है। वहीं सेम टाइम पर इधर हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ पर कि जॉन हुआ बोल रहा होता है क्या उसे इस तरह यहाँ से जाने देना बुद्धिमानी थी? मुझे उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं हो रहा है। और रेचल तुमने उसके साथ लड़ते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो वो बंदी बताती है मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, वैसे भी मैं उसे पसंद करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और सीधी है। तो डॉक्टर वो बोलता है हाँ सही कहा, मैं लगभग इसमें खो ही चुका था। उसका हर एक सिंगल मूवमेंट पूरी तरह कैलकुलेटेड थी, यहाँ तक कि उसका गुस्सा भी। हो सकता है वो बस दिखावा कर रही हो। तो रेचल उससे पूछती है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तो डॉक्टर बताता है उसका हार्ट बीट कभी भी चेंज नहीं हुआ, उसकी मुझसे पहली मुलाकात से लेकर यहाँ से जाने तक एक बार भी नहीं। वह इंजन से बिल्कुल ही विपरीत है। इंजन भले ही बाहर से शांत और कलेक्टेड दिखे और अंदर से वह बिल्कुल ही। तो उसके बातों को काटते हुए इंजन कहता है अब बस बहुत हुआ, चलो हम अपनी प्लानिंग पर ध्यान देते हैं। अब चूंकि हीरो किलर हमारे साथ आ चुकी है तो हम 17th डिवीजन पर अटैक कर सकते हैं। जो सुनता हुआ रेचल वो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी। वहीं इंजन वहाँ से जाते हुए जॉन से कहता है जब तक कि मैं कोई इशारा ना दूं तब तक बिल्कुल भी अटैक मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। उसे इतना सीरियस देख ये लोग बिल्कुल ही शांत हो चुके थे। पर थोड़े ही समय बाद दोबारा हलचल करते हुए अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं, जिसके साथ ही सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम अपनी हीरोइन को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग को करते हुए सोच रही होती है मैं अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी हूँ, वो मुझसे कहीं ज्यादा ऊपर है, इतना कि मैं फिलहाल के लिए उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वाइपर भले ही पावरफुल था लेकिन इंजन वो अलग ही लेवल पर है। इसके बावजूद भी अभी भी मुझे लगता है कि कई ऐसे हीरोज हैं जो कि इंजन से भी कहीं अधिक पावरफुल है, या मैं कभी उनके लेवल पर पहुंच भी पाऊंगे। ये सब बोलता हुआ वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए जैसे ही उसे मापती है तो वो केवल 7.5 मिनट तक अपनी पावर को संभाल पाती है। जो देखता हुआ वो कहती है ये कल से हल्का सा भी ज्यादा इम्प्रूव नहीं है। ये सब बोलता हुआ वो अपनी पास्ट की बातें याद करती है जहाँ पर उससे उसकी बहन कह रही थी सरवाइव करना, किसी भी कीमत पर तुम्हें जिंदा रहना होगा। इन्हीं सारी बातों को याद करता हुआ वो कहती है अभी तो ये बस शुरुआत है, हर बार जब भी मैं अपने ओपोनेंट की पावर को चुराती हूँ तो मेरी पावर इम्प्रूव होती है। मैं उन सभी की पावर को चुराने के बाद उन सभी को मार डालूंगे। इसी के साथ हम देखते हैं आखिरकार उसने किससे इल्यूजन वाले पावर को चुराया था। वो बड़ा सा एक स्केलेटन टाइप क्रिएचर था या फिर सुपर हीरो पता नहीं। उसे ही जब उसने खत्म किया था तो बदले में उसे इल्यूजन की पावर मिली थी। खैर वापस आते हैं मेन स्टोरी में। हम देखते हैं भोर हो चुकी थी और गेट बैक शॉप दोबारा खुल चुका था, जहाँ पर कि हमारी हीरोइन जब आती है तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है क्या तुमने फिर से लड़ाई की? तो वो बंदी बताती है हाँ सही कहा, जिस पर वो बुरा आदमी कुछ भी नहीं बोल पाता। बाद में वो उसे एक झाड़ू को देते हुए कहता है चलो अब सारी चीजें मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इतना बोलकर वो दूसरे काम के लिए चला जाता है। वहीं हमारी हीरोइन जब झाड़ू लगा रही थी तो वो बूढ़ा आदमी फिर से कहता है अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो कह दो, जिस पर हमारी बंदी वो कुछ भी नहीं बोलती है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या तुम इस जगह को छोड़ना चाहती हो? तो वो बताती है हाँ, साथ ही वो सोच रही थी मेरे एक्सपोज हो जाने के बाद मैं यहाँ पर अब और नहीं रह सकती। इतना सोचने के बाद वो कहती है मैंने पहले यहाँ
यहाँ पर रुकने के लिए आपसे भीख मांगी थी, पर अब अगर मैं यहाँ पर और रुकी तो केवल आप पर बोझ बनूंगे। वह बूढ़ा आदमी जो सुनता हुआ अपने काम को करते करते रुक चुका था, बाद में थोड़े समय बाद उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम जब भी चाहो यहाँ पर आ सकती हो। वैसे भी यहाँ पर मुश्किल से ही कोई ग्राहक आता है, इसीलिए सुनिश्चित करना कि कभी कभार ब्रेक ले लेना। और हाँ, मैं तुमसे अभी भी चार्ज लेने वाला हूँ। इसके अलावा मुझे बताओ, आखिर ये कौन है? क्या ये तुम्हारा दोस्त है या कुछ और? हम देखते हैं कियोस विंडो पर चिपका हुआ था, जिसे देखता हो हमारी हीरोइन तुरंत ही बूढ़े आदमी को साइड करती है और कियोस को खतरनाक तरीके से कसकर एक पंच को देते हुए सोचती है, मुझे लगा ही था वो वापस जरूर आएगा, इस बार मैं उसे अपने रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। लेकिन आखिरकार वो निहत्था क्यों आया है? ये सब सोचता हुआ वो अपने शॉट को बिल्कुल ही उसके बगल में जाकर गाड़ देती है। हमें पता चलता है अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो बस हमारी हीरोइन की इमेजिनरी था, क्योंकि कियोस अभी भी बाहर सही सलामत खड़ा उसे बाहर आने का इशारा कर रहा था, जिसे देखता हुआ हमारी हीरोइन बूढ़े आदमी से कहती है, मैं 1 मिनट में वापस आती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कियोस एक सॉफ्ट ड्रिंक को खरीद कर उसे देते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें पता है ये काफी ज्यादा टेस्टी होती है, जिसे देखता हुआ हमारी हीरोइन पहले तो कुछ भी नहीं कहते, बाद में उस ड्रिंक को देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम लाइन को क्रॉस कर रही हो। तो वो बताता है, क्या वाकई में? फिर तुम आखिरकार मुझे इस तरह फॉलो क्यों कर रही हो? मुझे लगा था तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। जो सुनता हुआ हमारी हीरोइन पीछे अपने शॉप की तरफ देखने लगती है तो कियोस उसे बताता है, उनकी चिंता मत करो, मैंने पिछली बार की तरह इस बार भी उन्हें बेवकूफ बना दिया है। वैसे भी देखो मैं निहत्थे यहाँ पर आया हूँ। वो उसकी इस तरह की बातों को सुनता हुआ हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है, मैं उसके अंदर क्या चल रहा है जरा सा भी पता नहीं लगा पा रही हूँ। आखिर वो यहाँ पर आया क्यों है? क्या वो वाइपर के मौत का बदला लेने आया है या फिर नहीं? यही सब सोचता हुआ वो उसके बगल में बैठते हुए कहती है, क्या चाहते हो तुम? तो कियोस वो बताता है, मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ तुम मेरी साइड किक बन जाओ। हम देखते हैं उसकी ऐसी बातों से पूरे जगह पर एक बड़ी सी खामोशी छा चुकी थी। वहीं हमारी हीरोइन उसे एक अजीब सी नजरों से देखने लगती है तो वो बहुत ही जोरों जोरों से हंसने लगता है। जो देखता हुआ हमारी हीरोइन कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें सुझाव दूंगी, यहीं पर रुक जाओ। वो बताता है, नहीं यार मैं सीरियस हूँ। तुम्हें पता है दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अजीबोगरीब पावर है, उन्हीं में से कोई शेप शिफ्टर है तो कोई आग उगलने वाला, और कई तो ऐसे हैं जिनके पावर केवल चूजन को ही मिलता है। यहाँ तक कि कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास रहस्यमय शक्ति है। वहीं कुछ लोगों के पास लचीला शरीर होता है, जबकि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आम आदमी से ज्यादा लंबा जीवन जीने की शक्ति है। लेकिन विडंबना यह है कि ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा कम हैं, वे केवल नेचुरली रूप से ही मारे जा सकते हैं। हम देखते हैं यही पावर कियोस के पास होती है, क्योंकि जब हमारे हीरोइन के विलेन ग्रुप ने वाइपर के साथ साथ उसे भी मार दिया था तो वो दोबारा जिंदा हो चुका था। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कहीं पर कोई बोल रहा था, या वाइपर तुम्हारा पूरे 10 सालों से साइड किक था? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हें दुख तो हुआ होगा। हम देखते हैं उसके बगल में ही कियोस बैठा हुआ था, वहीं वो डॉक्टर बोल रही होती है, उन लोगों ने इसका सर पूरी तरह से साफ कर दिया है। यह कितनी शर्म की बात है, इस उदास दिखने वाले लड़के के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल था। हालांकि मरने के बाद तो सभी सेम ही दिखते हैं। तो बताओ तुम जो काम करने के लिए गए थे उसका क्या हुआ? तो वो बताता है, उसने मुझे तुरंत ही मना कर दिया, लगता है वो पहले से ही कुछ लोगों के साथ जुड़ चुकी है। जो सुनता हुआ वो डॉक्टर हंसते हुए कहती है, या सही में तुम तो हैरान नहीं दिख रहे? कियोस बताता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो भले ही मेरे ऑफर को मना कर दिया है, लेकिन उसने अभी भी मुझ पर एक छोटा सा उपकार करने का वादा किया है। वह डॉक्टर जिस पर पूछती है, एक छोटा सा एहसान, आखिर वो क्या है? तो कियोस वहां से जाते हुए बोलता है, ये एक सीक्रेट है। वैसे भी मैं यहाँ पर इस चीज के लिए आया था जिसे मैं हमेशा से पहनना चाहता था, तो अब मैं जा रहा हूँ। और हाँ तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि पता नहीं मुझे फीलिंग आ रही है हमारे डिवीजन के साथ कुछ तो गलत होने वाला है। ऐसा बोलता हुआ वो अपने मन में सोचता है, वो वाकई में फैसिनेटिंग है, वह कितने कम समय में इतना पावरफुल बन गए, लेकिन क्लैन उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग को भड़का सकती है, जिसके चलते मुझे डर है आखिरकार वो किस तरह की मॉन्स्टर बनेगी। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कहीं पर हमारी हीरोइन बैठी हुई अपने वेपनों को शार्प कर ही रही थी, तभी उसके पास मैसेज आता है,
क्या तुम तैयार हो? चलो सभी को मार डालते हैं। यानी कि अब मिशन पर जाने का समय आ चुका था। हम देखते हैं उस मैसेज को देखते ही हमारी हीरोइन तुरंत ही अपने मिशन के लिए निकल चुकी थी। और इस समय बाद हम उसे गार्ड टावर के सामने देखते हैं, जिसके नीचे 2 गार्ड कॉफी को लेकर बात कर रहे थे। लेकिन तभी एक गार्ड को कुछ महसूस होता है, जिस वजह से वो तुरंत ही अपनी बंदूक को स्वर करते हुए कहता है, कौन है वहाँ पर? हम देखते हैं उसके सामने कोई भी नहीं था। जो देख दूसरा गार्ड कहता है, अब तुम्हें क्या हो गया? तो वो बंदा भी कंफ्यूज होते हुए कहता है, शायद कोई जानवर होगा। और हम उसके पीछे देखते हैं कोई तो था, जो कि एकदम से ही बाहर आते हुए उसे एक ही पल में ढेर कर देता है। वहीं दूसरा गार्ड जब अपने बंदूक को शोर करता है तो वो एकदम से ही उसकी बंदूक को क्रश करता हुआ काफी ही भयंकर तरीके से उसके पेट पर मारती है, जिसके दर्द में वो बंदा तुरंत ही अपने पेट को पकड़ता हुआ जमीन पर बैठ चुका था। वहीं हमारी हीरोइन उससे कहती है, मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगी अगर तुम अपना मुंह बंद रखते हो। अपना वॉकी टॉकी बाहर निकालो। वो बंदा जो सुनता हुआ जैसे ही अपने वॉकी टॉकी को बाहर निकालता है तो हमारी हीरोइन उसे एक पल में ही तोड़ देती है। और दूसरे ही पल हम देख पाते हैं वो बड़े ही खतरनाक तरीके से बेरहमी से उस बंदे के सर को जमीन के अंदर गाड़ दिया था और फिर सीधे उस गार्ड टावर के अंदर जाती है। इसी के साथ हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, जहां पर कि हमारी हीरोइन वो बोल रही थी, या हम सभी 7th डिवीजन पर अटैक करने वाले हैं, या तुम लोगों के पास कोई प्लान है? तो रेचेल बताती है, पहले हम जाएंगे और सीधे बूम करेंगे, बाद में फिर हम कब बूम करेंगे। वहीं डॉक्टर बताता है, सही कहा, हम सीधे अंदर जाएंगे और सभी को मार डालेंगे। जबकि जॉन वो बताता है, बिल्कुल सभी को मार डालेंगे। उन तीनों की ऐसी प्लानिंग को देख हमारे हीरोइन अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, बेवकूफ कहीं के। आगे वो इंजन को आवाज लगाती है तो इंजन बताता है, मेरा सुझाव है हम पहले गार्ड को ठिकाने लगाएंगे, क्योंकि वे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने वाले हीरो क्लैन के अंडर आने वाले ऐसे लोग हैं जो पावर का यूज नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें कम जोखिम वाले जगहों पर भेजा जाता है। तो रेचेल वो बोलती है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो वे बहुत कमजोर है ना? क्या हमें उन्हें लेकर चिंता भी करनी चाहिए? जो सुनेंजन बताता है, हम छोटे से छोटे बिंदु को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए यह सबसे अच्छा होगा अगर हम उनके छोटे से छोटे हिस्से को गिरा देते हैं। इससे हम उनका ध्यान दूसरी ओर भटका सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कमांड कौन संभाल रहा है, लेकिन इससे हम उसे जरूर प्रेशराइज कर सकते हैं। तो डॉक्टर बताता है, मुझे याद आया, मैंने सुना था एरिया 70 का हेड सिक्योरिटी एक रिटायर्ड हीरो है। अगर ये सही जानकारी है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल खड़ा कर सकता है। जो सुनता हुआ इंजन कहता है, सही कहा, सबसे पहले हमें उसे ही अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो रेचेल वो बोलती है, ठीक है तो मैं जाती हूँ आगे। जिस पर हमारे हीरोइन कहती है, नहीं मैं जाऊंगी आगे, क्योंकि मुझे पता है जिस तरह मुझे तुम में से किसी पर भरोसा नहीं है, उसी तरह तुम लोगों का भी मुझ पर भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं खुद को साबित करने के लिए इस बार आगे जाऊंगी। बताओ क्या सोचते हो तुम लोग इसके बारे में? तो इंजन वो बताता है, ठीक है, हालांकि ये बिल्कुल भी फेयर ट्रेड नहीं है, तो क्या तुम बदले में कुछ चाहती हो? हमारी हीरोइन जिस पर अपने हाथों को आगे करते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी पावर चाहिए। इसी के साथ वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहां पर कि हमारी हीरोइन सभी गार्डों को एक एक करके खत्म करता हुआ आगे जा रही होती है। बाद में जब वह एक कमरे के पास पहुंचती है तो उसे कोई देखते हुए कहता है, तुम काफी दूर आ चुकी हो, या इसका मतलब तुमने मेरे सभी साथियों को मार डाला? तो पीछे खड़ी हमारी हीरोइन उसे बताती है, मुझे यकीन नहीं है कि वे सारे मर चुके हैं या नहीं, और मुझे इतना यकीन है कि तुम निश्चित रूप से मरोगे। तो वो बंदा कहता है, मैंने सुना तो था कि कोई निचले लेवल पर हंगामे को मचा रहा है, या वो तुम ही हो जिसने जेड और वाइपर दोनों को ही मार डाला? हमें पता चलता है ये बंदा ग्रे मैन है। खैर हमारी हीरोइन कहती है, अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या कर लोगे? वो बंदा जिस पर बिना कुछ बोले सीधे अपने कुल्हाड़ी को उस पर फेंक दिया था, जो कि काफी ज्यादा स्पीड के साथ हमारी हीरोइन की ओर जाती है। लेकिन हमारे हीरोइन उसे बीच हवा में ही रोकते हुए उल्टा उस कुल्हाड़ी को काफी स्पीड में घुमाते हुए जब ग्रेमैन की ओर फेंकता है तो वो बड़े ही आसानी के साथ उसे डॉज कर लिया होता है, बिना अपनी जगह से जरा सा हिले। तो हमारी हीरोइन वो बोलती है, तुम्हें खुद को होल्ड बैक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जो भी तुम्हारे पास है उन सभी के साथ आ जाओ। जिस पर कि वो बंदा क्रीपी स्माइल करते हुए अपने शॉट को ऊपर करने के बाद जैसे ही अपने पैरों को नीचे पटकता है तो वहाँ की जमीन वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। जिसके साथ ही जब वो अपना अटैक करता है तो हम देखते हैं पीछे वाला दीवार 3 टुकड़ों में अलग हो चुका था। वहीं जब वह दूसरा अटैक करता है तो हमारी हीरोइन
वो पीछे हटकर बचती है और फिर एकदम से ही उसके पास पहुंचकर उसके फेस पर खतरनाक पंच को देती है, जिसके चलते वो जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होती है तो वो लगातार उसके सीने पर कई सारे पंचेस देती है और फिर एक आखिरी लात के साथ जब उसे दूर करने की कोशिश करती है तो वो बंदा उसके पैरों को बीच में ही रोक दिया था और फिर उसे गिरने की तरह घुमाते हुए जब दूर फेंकता है तो हम देखते हैं वो कई सारी दीवारों को तोड़ता हुआ पीछे गई होती है। हालांकि उसे कुछ ज्यादा हुआ नहीं था। वो खुद को संभालते हुए जब उस ग्रेमैन की ओर देखती है तो उसी समय ग्रेमैन उसके पास पहुंचकर फिर से उसके फेस पर खतरनाक पंच को देता है और इस बार वो हल्का सा भी अपनी जगह से नहीं हिलती और सीधे उसके हाथों को पकड़ लेती है और उसे जकड़ कर पूरी तरह लॉक करके भयंकर तरीके से जमीन के नीचे पटकती है। हालांकि इसके बाद ही वो बंदा खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया होता है, जिसे देख हमारी हीरोइन तुरंत ही उससे दूर हटती है। वही वो बंदा उसे देखते हुए अपनी नाक से निकलते ब्लड को साफ करते हुए सोचता है उसका मूवमेंट भले ही अनकन्वेंशनल है और फिर भी काफी क्रिएटिव है और अब उसे इसे सपोर्ट करने के लिए शरीर भी मिल चुका है। हालांकि उसके पास केवल एक्सटेंसिव कॉम्पैक्ट का नॉलेज है, जिसके चलते वो बस एक्सीलेंट फाइटर है, ना कि उसके पास कोई टैलेंट है। आखिर वह किस तरह की ट्रेनिंग की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए? निश्चित रूप से उसकी ट्रेनिंग नर्क के समान होगी। हालांकि मुझे कहते हुए दुख हो रहा है वो अभी भी इनविंसिबल नहीं बनी है। मैं उसे बुरी तरह तोड़ दूंगा धीरे धीरे। ये सब सोचने के बाद वो कहता है मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ, आखिर तुम हो कौन? या तुम मुझे बता सकती हो? और हमारी हीरोइन वो तो उसे देखते हुए कुछ और ही सोच रही होती है। ग्रेमैन वो इतना पीछे होने के बावजूद भी मेरे बारे में ज्यादा नहीं सोचता। उसे जरा सा भी एहसास नहीं है इस लड़ाई में कौन टॉप पर है। अगर मैं चाहती तो उसे कब का कई बार मार सकती थी, लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो अपना पावर यूज करे ताकि वो मेरे मंजिल तक पहुँचने में एक और स्टेपिंग स्टोन बन सके। ऐसा सोचता हुआ वो जबरदस्त तरीके से ग्रेमैन को एक हिट दिया होता है, जिसे खाते ही ग्रेमैन की पूरा हिस्सा हिल चुका था। वही हमारी हीरोइन वो एक बार फिर से आगे बढ़ती है और जब उसे किक देने की कोशिश करती है तो वो बंदा साइड में हटते हुए उसके किक से जैसे ही बचता है वैसे ही हमारी हीरोइन अपने किक के डायरेक्शन को बदलते हुए उसे फिर से खतरनाक हिट को देती है और फिर लगातार दे घुसा देते हुए सोचती है मैं तुम्हारे मुखौटे को बुरी तरह से फाड़ दूंगी, तुम केवल मेरे लिए नाश्ते के बराबर हो। इसी के साथ जब वो अपनी आखिरी किक देती है तो हम देख पाती हैं वो अभी तक का सबसे पावरफुल अटैक होता है, जिसके चलते हम देख पाते हैं ग्रेमैन की हालत काफी बुरी हो चुकी थी और वह खांस रहा होता है तो हमारी हीरोइन वो सोचती है क्या बस इतना है। तभी हम ग्रेमैन को देखते हैं वह अंततः अपने पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होता है और फिर अपने अंदर से एक बड़े से ब्लेड को निकालते हुए जैसे ही हमारी हीरोइन पर अटैक करता है तो हम देख पाते हैं वह इतना भयंकर अटैक था कि पूरी जमीन ही दो हिस्सों में अलग हो चुकी थी और हमारी हीरोइन वह किसी तरह बची होती है। बाद में जब वह उस अटैक की ओर देखती है तो हमें पता चलता है कि पूरा बिल्डिंग ही दो हिस्सों में अलग हो चुका था। वहीं अंधेरे से बाहर निकलता हुआ ग्रेमैन बोलता है कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जल्दी बताने के आखिर तुम कौन हो और कहां से आई हो। मैं तुम्हारे अंदर से धीरे धीरे हर एक दर्द के साथ इसे उगलवा लूंगा। जो सुनता हुआ हमारे हीरोइन अपने बगल में किसी चीज की ओर देखती है और फिर उसे उठाते हुए वेपन की तरह इस्तेमाल करते हुए उस बंदे से कहती है ठीक है तो चलो आगे बढ़ो। साथ ही वो सोच रही होती है हर एक पावर यूजर ईस्ट नामक एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करता है। हालांकि ये ईस्ट एनर्जी हर एक यूजर में अलग अलग होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, लेकिन जो सबसे अच्छा अपने ईस्ट एनर्जी का इस्तेमाल करता है वो कम ईस्ट एनर्जी के होने के बावजूद भी अपने ओपोनेंट को हरा सकता है। इसके अलावा हर एक पावर ईस्ट एनर्जी को अपने हिसाब से यूज करता है। जैसे कि मैं सेम ईस्ट एनर्जी का उपयोग करके जेड के पावर का लगभग 7.5 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल कर सकती हूँ, और जब बात वाइपर के पावर की आती है तो मैं सेम एनर्जी में बस कुछ सेकंड ही इस्तेमाल कर पाती हूँ। अगर मैं इस बीच सावधान नहीं रही तो मैं मर भी सकती हूँ। इसीलिए अब मुझे ग्रेमैन के सबसे खतरनाक हमलों से बचना है, चाहे फिर कुछ हिट लेते हुए ही क्यों ना हो। खासकर जब मुझे यह पलट कर वार करने का मौका दे रहा है तो हम देखते हैं ग्रेमैन के हिट को लेने के बाद वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उसके फेस पर मारती है, जिससे कि वो संभल ही रहा था तभी एक और भयंकर तरीके से हमारी हीरोइन उसे दोबारा हिट देती है और इस बार का अटैक पहले वाले से ज्यादा खतरनाक था। बाद में जब हमारी हीरोइन दोबारा उस पर अटैक करने की कोशिश करती है तो इस बार ग्रेमैन वो खुद को संभालता
है और उसके अटैक को रोक लिया था। साथ ही वो सोच रहा होता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इतने में ही हमारी हीरोइन फिर से उसे भयंकर तरीके से एक घूसा देती है और फिर उसके कॉलर में अपने डंडे को फंसाने के बाद सीधे जमीन पर पटक देती है, जहाँ पर कि वो गिरते हुए सोच रहा था या मैं लापरवाह हो गया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं वो जमीन पर जब पराही हुआ था तभी हमारी हीरोइन आगे बढ़ती है और फिर अपने चाकू को सीधे उसके हाथों में धंसा देती है, जिसके दर्द में वो भयंकर तरीके से चिल्लाते हुए उससे कहता है तुम हमेशा से। उसकी बातों को कंटिन्यू करते हुए हमारी हीरोइन कहती है हाँ, मैं हमेशा से तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जो सुनता हुआ वो बंदा अपने हाथ से चाकू को बाहर निकालते हुए कहता है बकवास, मैं ग्रे मैन हूँ। इसी के साथ वो जोरों से चिल्लाते हुए अपने अंदर से कई सारे वेपन को बाहर निकालता है और फिर उस पर जब लगातार अटैक करने लगता है तो हमारी हीरोइन उससे बचते हुए कहती है जेड बहुत कमजोर था और इंजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल, लेकिन तुम्हारे लेवल पर मुझे एक स्पेयरिंग पार्टनर की आवश्यकता है और गेस करो ये मेरा लकी डे है। इसी के साथ वो सीधे अपने हाथों को उसके आर पार कर देती है। उसके पता लगने से पहले ही बाद में वह दीवार के साथ बैठते हुए कहता है पोतिया कहीं के आखिरकार क्यों तो हीरो क्लैन के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रही है? क्या ये तुम्हारा काम है या फिर तुम्हारा बदला? मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम रुकी नहीं तो मुझसे भी ज्यादा बदतर तरीके से मरोगी। जो सुनता हुआ हमारे हीरोइन उसकी तरफ थोड़ी देर खामोशी में देखती है, बाद में उसके गले को दबाते हुए कहती है हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन जब ऐसा होगा तो तुम मौजूद नहीं रहोगे। हम देखते हैं ग्रे मैन उसके हाथों में फंसा हुआ अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, लेकिन हमारी हीरोइन उसे नीचे फेंकते हुए कहती है अपनी आंखें खुली रखना ताकि तुम अपनी मौत को खुद से देख सको। इसी के साथ हम देखते हैं ग्रे मैन जैसे ही नीचे गिरता है वैसे ही तुरंत ही उसकी जान बुरी तरह से निकल चुकी थी। वहीं हम अपनी हीरोइन को देखते हैं वो उसकी भी पावर को कॉपी कर लिया था, जिसके चलते वो अपनी बॉडी से वेपन को निकाल सकती थी। खैर आगे हम देखते हैं जब वह उसे मारने के बाद वहां से भागी रही थी तभी उसका ध्यान अपने नीचे जाता है, जहां पर कि वो किसी को देख काफी ज्यादा हैरान हुई थी। हमें पता चलता है ये वही बंदी विक्टोरिया थी जिसने कि रेगिस्तान में सभी को मारा था। वो भी हमारी हीरोइन को नोटिस करते हुए कहती है आखिरकार वहाँ पर कौन है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन वो उसे देखते हुए कुछ समझ पाती उससे पहले ही हम देखते हैं वो बंदी एक पल में ही उसके सामने आ चुके थे और फिर अपनी उंगली को उसकी ओर करते हुए कहती है अरे यार तुम कहाँ पर जा रही हो। इतना बोलते हुए वो जैसे ही मारती है तो हम देखते हैं उसकी इतनी हल्के से ही पावर से हमारी हीरोइन बुरी तरह से आसमान से सीधे जमीन पर आकर कई बिल्डिंगों को तोड़ता हुआ गिरी थी और उसे देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उस अटैक के बाद उसे कुछ ज्यादा हुआ है। वहीं ऊपर से विक्टोरिया उसे देखते हुए सोच रही थी या वाकई में उसने इतने कम समय में इसे ब्लॉक कर लिया। इतना सोचने के बाद वो कहती है मुझे ब्लड की गंध आ रही है, बताओ तुमने क्या किया है। तो हमारे हीरोइन वो जवाब देती है मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है, जिस पर वो बंदी कहती है क्या सही में? वैसे तुम्हारी आवाज बहुत ही ज्यादा सुंदर है, क्या मुझे तुमसे ये छीन लेना चाहिए? और हमारी हीरोइन उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उसे देखते हुए सोच रही होती है 9 ऐसे पावर को रखने वाले लोग हैं जिन्हें एल्डर कहा जाता है और उन्हीं में से एक विक्टोरिया है जिसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है। वो हीरो क्लैन के किसी भी रूल के नीचे नहीं आते, इसीलिए दुनिया उसके लिए केवल ऑयस्टर के अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि विक्टोरिया एक ऐसी पर्सन है जो कि नए हीरोज और विलनों से कहीं ज्यादा पुरानी है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो एक राक्षस है। मैं इतने कम पावर के साथ उसे इस समय पर बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, हालांकि मैं एक ओपनिंग को क्रिएट कर सकूं। तो इतना बोलते हुए वो जैसे ही पंच करती है तो विक्टोरिया बड़ी आसानी के साथ उसके पंच को पकड़ लिया था, जिसे देख हमारी हीरोइन वो हैरान हो ही रही होती है। तभी विक्टोरिया कहती है आखिर तुम कर क्या रही हो। इसी के साथ वो उसे काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक पंच को देती है और फिर लगातार कई सारे पंच उसे देना शुरू कर देती है। बाद में उसकी अधमरी हालत करने के बाद वो कहती है तुम मुझे हल्का सा भी पसंद नहीं आई हो, क्योंकि तुम्हारे कपड़े वो मेरे से सिमिलर है। और जब हमारी हीरोइन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती तो वो कहती है क्या तुम मरने की नाटक कर रही हो। जिस पर हमारी हीरोइन वो हल्के हल्के आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगती है तो विक्टोरिया कहती है क्या। उसके इतना बोलते ही हम पास्ट में देखते हैं हमारे हीरोइन इंजन से उसके स्किल को कॉपी करते हुए कहा था चिंता मत करो
मैं परमानेंटली उसी की पावर को ले सकती हूँ जिससे मैं मारती हूँ। तो एंजन वो बताता है मुझे इसकी चिंता नहीं है, मैं बस इस चीज को लेकर चिंता कर रहा हूँ कि तुम्हारी जो लेवल है उस लेवल पर तुम मेरी पावर को संभाल भी पाओगी या नहीं, इसीलिए विशेष रूप से सावधान रहना। इसी के साथ वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर के हमारी हीरोइन बरबरा न छोड़कर विक्टोरिया के कंधों पर अपने हाथों को रखते हुए बोल रही थी, अंततः मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। जो सुनता हुआ विक्टोरिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही हम देख पाते हैं उस पूरे ही जगह को डार्क एनर्जी अपने अंदर घेर लिया होता है और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बवंडर आ चुका हो। और दूसरे ही पल हम देख पाते हैं उस बवंडर के अंदर से अचानक ही एक लाइट बाहर निकलना शुरू हो चुकी थी, जो कि एक ही पल में उस जगह से पूरी तरह डार्कनेस को खत्म कर दिया था। हमें पता चलता है ये विक्टोरिया की पावर थी, जो कि अपने सामने देखता हुआ बोलती है तो वो भाग चुकी है। हालांकि उसके वो बोले गए शब्द मुझे किसी की याद दिला रही है। उसके इतना बोलते ही सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है वो हमेशा इस तरह टूटी फूटी हालत में क्यों आती है। तो दूसरा कोई बोलता है लगता है कि सुरक्षा हमारी सोच से कहीं अधिक मजबूत थी। हम देखते हैं ये रेचेल थे जो कि बोल रही होती है तो तुम जाग गए, बताओ क्या तुम इस छत को पहचानती हो। तो उसके सामने बैठी हुई हमारी हीरोइन बोलती है खाना, मुझे खाना दो। अगले सीन में हम देखते हैं उसके सामने ढेरों सारा खाना था, लेकिन थोड़े ही समय बाद वो सारे ही खाना को सफा चट कर जाती है, जिसे देखता हुआ डॉक्टर कहता है तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा खाना खाती हो, अब रुक भी जाओ। और हमारी हीरोइन उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए अपने चोट लगे हाथों की ओर देखने लगती है। तो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा हाथ बिल्कुल ही ठीक है। जो सुनते ही हमारी हीरोइन फिर से खाने को दबा दबा कर खाना शुरू कर देती है। तो डॉक्टर बोलता है क्या तुम सीरियस हो। उन दोनों की इसी तरह नोकझोंक चल ही रही थी, तभी रेचेल उन दोनों के बीच आते हुए कहती है एंजन ने बताया है 17th डिवीजन के सारे हीरोज धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। एक बार जब ये सारे इकट्ठा हो जाएंगे तब हम उस पर अटैक करेंगे। इसके अलावा ग्रेमैन मर चुका है तो वे निश्चित रूप से अपनी सुरक्षा बढ़ा देंगे, जो कि बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। आखिर हम उतने विस्फोटक लाएंगे कहाँ से। तो एंजन बताता है मैं एक आदमी को जानता हूँ। सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ एक बंदे को देखते हैं जो कि 2 कोल्ड ड्रिंक के डब्बे को अपने साथ लिए डिलीवरी वाली जगह पर पहुंचकर कहता है भैंस के टांग, अब इसे किसने ऑर्डर किया है। पता तो बिल्कुल ही सही है। हम देखते हैं उसके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, जिसे देखता हुआ वो कहता है मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ये बिल्डिंग भी है। इतना बोलते हुए वो जैसे ही डोरबेल को बजाता है तो दरवाजे को खोल हमारा विलन ग्रुप एकदम से ही उसकी तरफ देखता है। यही कारण था कि वो बंदा काफी ज्यादा घबरा चुका था और फिर तुरंत ही अपने पार्सल को वहाँ पर रखकर भागने लगता है। तो एंजन सभी को ऑर्डर देता है कि पकड़ो उसे। जो सुन सारे ही लोग एक साथ उसके पीछे पड़ चुके थे, जिस वजह से वो बंदा घबराते हुए काफी ज्यादा स्पीड में बिल्डिंगों पर चढ़ता हुआ एक जगह पर रुकते हुए अपने पीछे देख कहता है यह पूरी ही जगह बिखर रही है, क्या ये किसी तरह का पावर है। इतने में ही हम अपनी हीरोइन को देखते हैं जो कि अपनी गुलेल को बाहर निकालते हुए जैसे ही घुमाता हुआ उस बंदे की ओर फेंकती है तो हम देख पाते हैं उसका वो अटैक पूरे छत को ही उड़ा दिया था। लेकिन वो बंदा किसी तरह बच गया होता है तो हमारे हीरोइन वो फिर से अपनी गुलेल को घुमाती है और एक बार दोबारा जब अटैक करती है तो वो बंदा बाल बाल बचा होता है, लेकिन उसके पीछे वाली बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और वो सीधे छत से नीचे जाकर गिरता है, जहाँ पर कि वो खुद को संभालते हुए जैसे ही अपने सामने देखता है तो उसके सामने से बुलडोजर यानी कि जैम आ रहा था, जो कि जैसे ही उस पर अटैक करता है तो वो किसी तरह बचता है। वहीं फिर से जब जॉन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो वह बंदा अपने हाथों से एक सिक्के को उछालता है और एकदम से ही उसके सामने से गायब हो चुका था। बाद में वो उसके पीछे अचानक से ही प्रकट होते हुए कहता है अरे रे तुम चूक गए। जॉन जो कि सुन एकदम से ही अपनी जगह से छलांग मारता है और पूरे छत को ही फाड़ता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। वहीं उसके पीछे से हमारी हीरोइन आ जाती है। उन दोनों के बीच में फंसा हुआ वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है भाई इसकी ये किस तरह की सिचुएशन है। इतना सोचते हुए वो उन लोगों से कहता है मुझे पता नहीं तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन क्या सच में तुम लोगों को लगता है कि मेरे स्पीड को तुम लोग मैच कर पाओगे। तो हमारी हीरोइन वो बोलती है अगर तुम वाकई में इतने तेज होते तो कब का यहाँ से भाग चुके होते, इसीलिए ज्यादा सोचना बंद करो। तुम्हारी स्पीड उतना भी नहीं है जितना तुम सोचते हो। अगर एक बार तुम्हारे सारे सिक्के खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारी पावर भी खत्म हो जाएगी। वो बंदा जिस पर सोचता है वो सही बोल रही है। मैं अपने सिक्के को जैसे ही हवा में उछालता हूँ तो मैं उसी पल गायब हो जाता हूँ और फिर बाद में उस सिक्के को पकड़ लेता हूँ। अगर एक बार भी मैं अपने सिक्के को पकड़ने में नाकामयाब रहा तो मैं अपनी पावर को कुछ समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है वो इतनी जल्दी इसका पता लगा लिया। आखिर उसने ऐसा किया कैसे। खैर छोड़ो। इतना सोचते हुए वो कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी के साथ
वो कई सिक्कों को हवा में उड़ा दिया था उन लोगों को कंफ्यूजन में डालने के लिए। लेकिन हमारे हीरो उस सभी सिक्कों को देखता हुआ अंत में उस सिक्के को पता लगा ही लिया था जहाँ पर कि वो बंदा जाने वाला था, जिसे देख वो बंदा भी बड़े शौक में जाते हुए कहता है उसने मुझे ढूंढ लिया। इतने में हमारे हीरोइन उसके पास आकर भयंकर तरीके से उसके फेस पर मारती है, जो कि इतना तेज होता है कि वो जमीन पर टकराते हुए दूर जाकर गिरा था। बाद में हमारे हीरोइन उसके पास जाते हुए कहती है तुम्हारा ये पावर बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और खैर अब सारी चीजें यहीं पर खत्म होती है। तो वो बंदा एक और सिक्के को बाहर निकालते हुए कहता है नहीं, मेरे पास अभी भी एक ट्रिक बचा हुआ है। इतना बोलकर वो हवा में सिक्के को उड़ाते हुए सोचता है अगर उसने मेरे ट्रिक को पता लगा लिया है तो मैं उसे बिल्कुल भी हरा नहीं सकता, इसलिए अब चाहे मुझे सजा ही क्यों ना मिले मुझे ये करना ही होगा। हम देखते हैं हमारे हीरो वो वापस सिक्के की जगह पर चली गई थी जहाँ पर कि वो बंदा प्रकट होने वाला था, लेकिन वो सिक्का नीचे गिरने के बावजूद भी वो बंदा सामने नहीं आता, बल्कि वो उस सिक्के को वहीं पर छोड़ उस जगह से भागते हुए कहता है बाय बाय गाइस, उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा एक दूसरे को कभी भी नहीं देखेंगे। इसी के साथ वो बेहद ही ज्यादा स्पीड के साथ वहां से भागते हुए सोचता है तेरे के मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। वो ये सब सोचता हुआ भाग ही रहा था, तभी उसके सामने अचानक ही रेचेल आ जाती है, जिसे देख वो कहता है ये तो वही लड़की है और अब काफी दूर हो चुकी थी क्योंकि रेचेल अपने पावर का इस्तेमाल करती है और कई सारे अपने टेंटिकल से उसे जब पकड़ने की कोशिश करती है तो वो बंदा उसे डॉज करते हुए कहता है ये तो काफी आसान था। ये सब बोलता हुआ वो अचानक ही देखता है कि वो सारे टेंटिकल वापस से मुड़कर उसके ओर आने लगता है, जिसे देखता हुआ वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो सारे टेंटिकल उसके आर पार हो चुके थे और वो खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है जहाँ पर वो कहता है मुझे दर्द क्यों नहीं हो रही है, आखिरकार ये जंगल किस तरह की है। हम देखते हैं उसके सामने बहुत ही बड़ी जंगल थी जहाँ पर कि रेचेल ने जिन जिन लोगों को पकड़ा था उन सभी को अपने टेंटिकल में बांधे रखे थे और शायद लगता है कि ये बंदा भी उन्हीं का हिस्सा होने वाला है। और उससे पहले रेचेल उसके सामने आते हुए कहती है ये बहुत सुंदर है, सही कहा ना, तुम्हें पता है ये मेरा गार्डन है, वैसे मेरे लिए अपने पावर का इस्तेमाल करना बहुत ही थका देने वाली होती है, तो मैं अक्सर इसका उपयोग नहीं करते, लेकिन जब मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ तो यहाँ से निकलने का केवल दो ही रास्ता रह जाता है, या तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूं या फिर तुम्हें मुझे मारना होगा। और मुझे तुम स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं लगते, तो बताओ अब तुम क्या करने वाले हो, या तो तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो नहीं तो चलो हम थोड़ी देर यहाँ पर फन करते हैं। इतना बोलते हुए हम देख पाते हैं उसने अपने हथियार को बाहर निकाल लिया होता है, जिसे देख वो बंदा घबराते हुए वो लोग जो जानकारी चाह रहे थे उसके बारे में वो बताते हुए कहता है चेन लॉज सरफेस पर बस साधारण डिस्ट्रीब्यूटर की तरह है, लेकिन उसके बारे में काफी सारी अफवाहें चल रही है। वे कहते हैं सही कीमत पर वे कुछ भी डिलीवरी कर सकते हैं और यही चीज उन्हें इंडस्ट्री में टॉप 10 में पहुंचा दिया है। यही कारण है कि चेन कंपनी का हेड काफी सारे मिस्ट्री से घिरा हुआ है। इसी के साथ अगले सीन में हम देखते हैं वही डिलीवरी वाला बंदा इसी जगह पर पहुंचकर जब दरवाजे को ठकठकाता है तो अंदर से एक बंदा उसे देखते हुए कहता है तो तुम हो नंबर 9, बताओ क्या चाहते हो तुम। तो वो बंदा कहता है मैं बॉस से मिलना चाहता हूँ। जो सुनता हुआ दरवाजे के पीछे वाला बंदा कहता है ठीक है आ जाओ। हम देखते हैं कि उस डिलीवरी वाले पर्सन के साथ हमारा पूरा विलन ग्रुप था, जो कि अंदर जाते ही सबसे पहले जिस बंदे ने दरवाजे को खोला था उसे ही निपटाता है, जिसे देखता हुआ रेचेल उस डिलीवरी वाले पर्सन से पूछता है तुम हमें जाल में फंसाने के लिए नहीं ले जा रहे हो, सही कहा ना। तो वो बंदा बताता है बिल्कुल भी नहीं, बस थोड़ी दूर और जाना है। दूसरी तरफ हम एक बड़े से टेबल पर देखते हैं जहाँ पर कि कई सारे लोगों के बीच एक बंदा बैठा था, शायद बॉस होगा। वो खाना खाते हुए अपने लोगों से कुछ बातें कर ही रहा होता है, तभी अचानक ही खांसने की आवाज आती है, जिसे सुन वे लोग जब उस ओर देखते हैं तो वहाँ पर डिलीवरी वाला बंदा आते हुए उन लोगों से कहता है हेलो सर, आपसे कुछ लोग मिलने के लिए आया है। इतना बोलते हुए वो इशारों में अपने कॉलर पर लगे हुए किसी सील को दिखाता है, मतलब कि वो कोई कोड होती है, जिसे देखता हुआ वो बॉस कहता है तो ऐसी बात है। इतना बोलने के बाद वो जैसे ही अपने चम्मच को उठाता है वैसे ही उसके सभी लोग अटैक करते हुए कहते हैं उन सभी को मार डालो। इंजन जिस पर अपनी पावर को निकालते हुए उन लोगों को एक ही झटके में खत्म कर दिया होता है और फिर उस मोटे बंदे को डराते हुए कहता है हमें 17th डिवीजन को खत्म करने के लिए बहुत ही बड़ा बम चाहिए, लेकिन रुको तुम मेन बॉस नहीं हो, सही कहा ना। और इसके पीछे से कोई दूसरा पर्सन बाहर आते हुए बोलता है अरे यार यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं आराम से अपने खेल का मजा क्या लेने लगा, तुम लोग तो मेरे अंडर आने वाले लोगों को डराने लगे। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही इंजन के चेहरे को अच्छी तरह से देखता है तो उसकी पैंट गीली हो चुकी थी और वो घबराते हुए कहता है इंजन
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी अब तक अगर स्क्रीन पर आ रही वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जल्दी से देखो, काफी अच्छी स्टोरी है।